नमस्कार, मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के एनसीईआरटी के नए सिलेबस में भूगोल के पाठ 3 जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के बारे में और जल दुर्लभता के बारे में, जल दुर्लभता क्या होती है उसकी परिभाषा आपको मैंने बताई, तथा भारत में जल दुर्लभता क्यों है इसके बारे में मैंने आपको बताया, बहुत सारे कारण बताए, तथा जल दुर्लभता को दूर करने के जो उपाय है उनके बारे में भी मैंने आपको बताया कि जैसे जल का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए और जल को व्यर्थ फैलाना नहीं चाहिए, जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, वर्षा के जल को व्यर्थ बहाना नहीं चाहिए। तो इन तरीकों के बारे में बताया। इसके अलावा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के बारे में बताया। बहुउद्देशीय नदी परियोजना किसे कहते हैं इनके बारे में बताया, जैसे कि ऐसी नदी परियोजना जिनसे एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है उन्हें बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहते हैं। जैसे भाखड़ा नागल बांध। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जैसे कि पेयजल की आपूर्ति होती है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है, बिजली उत्पादन होता है, नौकायन के लिए बांध होते हैं उपलब्ध, इसके अलावा मछली पालन होता है तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, बाढ़ से राहत मिलती है, आदि उद्देश्यों की पूर्ति बड़े बांध बनाने से होती है, बांधों से होती है। बांध का अर्थ क्या होता है? बहते हुए जल को रोकने के लिए खड़ी की गई दीवार या बाधा बांध कहलाती है। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया। और इसके अलावा बांध, हमारे देश के 2 महत्वपूर्ण बांधों के बारे में मैंने बताया, जैसे भाखड़ा नागल बांध और हीराकुंड बांध के बारे में। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है, ये बात मैंने आपको बताई। इसमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त भागीदारी है। हमारी जो राजस्थान नहर है वो भाखड़ा नागल बांध के हरी के बैराज नामक स्थान से निकाली गई है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। बैराज का मतलब होता है नदी, बांध का वह भाग जहाँ से नहरें निकाली जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? बैराज कहते हैं। तो इन सब के बारे में बताया। अब हम अपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन करेंगे जल संसाधन के बारे में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राजस्थान को एक शुष्क क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर बरसात कम होती है। वर्षा कम होने के कारण हमारे यहाँ पर जल की कमी रहती है। तो एक प्रश्न है कि राजस्थान में प्राचीन काल से ही जल के प्रति संवेदना क्यों रही है? राजस्थान में प्राचीन काल से ही जल के प्रति संवेदना क्यों रही है? तो इसका उत्तर है कि हमारे राजस्थान में प्राचीन काल से ही जल की कमी रही है। यहाँ पर बार बार अकाल, सूखे आदि की नौबत आती रहती है, इसलिए यहाँ पर जल की कमी रही है। और इसलिए हमारे राजस्थान में यहाँ के जो स्थानीय सेठ साहूकार है, राजा महाराजाओं के द्वारा जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। सेठ साहूकारों के द्वारा, सेठ साहूकारों, राजा महाराजाओं तथा बंजारों और स्थानीय लोगों के सहयोग से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता रही है। प्राचीन काल से ही सेठ साहूकार तालाब खुदवाना, बावड़ी बनवाना, कुएं खुदवाना आदि कार्य करते रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भी जल को अमृत के समान माना गया है और जल की व्यवस्था करना, जल की पूर्ति करना एक पुण्य का काम माना गया है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है कि प्राचीन काल से हमारे राजस्थान में जल के प्रति संवेदना क्यों रही है,
क्योंकि हमारा जो राजस्थान है वो शुष्क प्रदेश है, यहाँ पर बार बार अकाल पड़ते रहते हैं, सूखे की समस्या रहती है। इसलिए जल की कमी को दूर करने के लिए सेठ साहूकारों, राजा महाराजाओं, बंजारों, स्थानीय लोगों के द्वारा जल की पूर्ति की व्यवस्था की जाती रही है। उनके द्वारा तालाब बनवाए जाते हैं, कुएं खुदवाए जाते हैं, बावड़ी बनवाई जाती है, तो और उनमें जल को संरक्षित किया जाता है। इसके अलावा हमारे भारत में भी प्राचीन काल में कई जल स्रोतों का निर्माण करवाया गया राजाओं के द्वारा, सेठ साहूकारों के द्वारा। जैसे कि इलाहाबाद के निकट श्रृंगवेरपुर में एक जलीय कृति का निर्माण करवाया गया गंगा नदी के पास, तथा भोपाल में एक तालाब बनवाया गया, दिल्ली में हौज खास का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा गुजरात में एक वहाँ के स्थानीय राज्यपाल पुष्पगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया गया, जो प्रजा कल्याण के काम में आती थी। तो इस प्रकार से प्राचीन काल से ही जल के प्रति संवेदना रही है। तो ये बात मैंने आपको बताई। अब मैं जल संरक्षण के बारे में आपको बता दूं। जल संरक्षण क्या होता है? ये एक शब्दावली है, जल संरक्षण। जल संरक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, जल प्लस संरक्षण, यानी जल की सुरक्षा करना। तो जल की सुरक्षा कैसे होती है? जल का सोच समझकर उपयोग करना, और इसके अलावा जल को भविष्य के लिए बचाए रखना, वर्षा के जल को व्यर्थ बहने से बचाना आदि के द्वारा जल संरक्षण का कार्य किया जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है जल संरक्षण, जिससे कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल बचा रहे। जल संरक्षण क्यों जरूरी है? ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल बचा रहे, इसलिए जल संरक्षण बहुत जरूरी है। जल संरक्षण का शाब्दिक अर्थ है जल की सुरक्षा करना, जल को भविष्य के लिए बचाए रखना, ये जल संरक्षण कहलाता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर प्रश्न यह है आगे कि हमारे राजस्थान में जल संरक्षण की कौन कौन सी तकनीक अपनाई गई, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ। देखो, राजस्थान में जल संरक्षण के तरीके निम्नलिखित है। नंबर 1, जोहड़। नंबर 2, टांका, खड़ीन, नाड़ी। नंबर 5, तालाब। आदि के द्वारा वर्षा जल को संरक्षित किया जाता है। तो राजस्थान में जल संरक्षण करने के तरीके हैं जिनके द्वारा वर्षा के जल को संरक्षित किया जाता है। तो जोहड़ क्या होते हैं और ये कहाँ बनाए जाते हैं, इनके बारे में आपको बता दूं। जोहड़ हमारे राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में बनाए जाते हैं। जोहड़ एक 5-6 मीटर गहरा एक गड्ढा होता है जिसमें एक आगोर के माध्यम से जल को भरा जाता है, वर्षा के जल को भरा जाता है जोहड़ में। और ये शेखावाटी क्षेत्रों में, कहाँ पर बनाए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्रों में। ऊपर का भाग इसका क्या रहता है? खुला रहता है। तो जोहड़ राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। ये 5-6 मीटर गहरा एक गड्ढा होता है जिसमें एक आगोर के माध्यम से,
आगोर के माध्यम से वर्षा के जल को इसमें इकट्ठा किया जाता है और यह जल बाद में पशुओं को पिलाने में, नहाने में, कपड़े धोने में काम आता है। तो इस प्रकार से शेखावाटी में वर्षा के जल का संरक्षण किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है। नंबर 2 है टांका। टांका ये जो है ये पश्चिमी राजस्थान में बनाए जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में टांके बनाए जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पर कैसा क्षेत्र है? शुष्क क्षेत्र। पश्चिमी राजस्थान में कैसा क्षेत्र है? शुष्क क्षेत्र है, तो वहाँ पर टांके बनाए जाते हैं। टांके क्या होते हैं? घर के आंगन में तथा खेत में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए टांके बनाए जाते हैं। टांके इस प्रकार से बने होते हैं जिनमें वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता है एक पाइप के द्वारा। इनका ऊपरी भाग ढका होता है, ढका होता है तथा नीचे तल पर राख या सीमेंट का लेप किया जाता है ताकि जमीन वर्षा के पानी को सोखे नहीं। तो ये टांके होते हैं और वर्षा के बाद के दिनों में टांके के पानी का उपयोग किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में टांकों के बगल में भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं। भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं जो गर्मियों में ठंडे रहते हैं। ये गर्मियों में ठंडे रहते हैं। हाँ, तो देखो जौहड़ ये शेखावाटी क्षेत्र में बनाए जाते हैं। 5-6 मीटर गहरा एक गड्ढा होता है जिसमें एक आगोर के माध्यम से जल को भरा जाता है। ऊपर से खुला होता है इसका जो मुंह, और ये इसका जो पानी है वर्षा के बाद के दिनों में पशुओं को पिलाने में, नहाने तथा कपड़ा धोने के काम में आता है। टांका ये पश्चिमी राजस्थान में जो शुष्क क्षेत्र है उनमें बनाए जाते हैं। घर के आंगन में तथा खेत में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए ये बनाए जाते हैं। इनमें एक पाइप के द्वारा वर्षा के पानी को भरा जाता है और वर्षा के बाद के दिनों में उस पानी को काम में लाया जाता है। और इसका जो ऊपर का भाग है, जौहड़ में और टांकों में ये अंतर है कि इसका जो ऊपर का भाग है वो क्या होता है? ढका हुआ होता है। ऊपर का भाग ढका होता है तथा नीचे तल में भी राख या सीमेंट की परत बिछाई जाती है ताकि जमीन वर्षा के पानी को सोखे नहीं। और वर्षा के बाद के दिनों में इसको काम में लेते हैं। इसके बगल में पश्चिमी राजस्थान में भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं ताकि वो गर्मियों में उनसे राहत मिले, क्योंकि वो गर्मियों में ठंडे रहते हैं। इसके बाद
खड़ीन देखो ये क्या है, ये खड़ीन ये जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई थी, बनवाई गई थी। ये सबसे पहले जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ीन बनाई गई थी। तो ये है। इसके बाद तो ये खड़ीन क्या होती है, देखो पहाड़ों के बहते हुए पानी को रोकने के लिए, जैसे पहाड़ है इनका जो पानी है तो पहाड़ों के बहते हुए पानी को रोकने के लिए दीवार बनाई जाती है, दीवार बनाई जाती है। दीवार बनाई जाती है और वो खड़ीन कहलाती है। खड़ीन का पानी सिंचाई के लिए, पीने के लिए काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये खड़ीन है। ये सबसे पहले जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई थी। पहाड़ों के बहते हुए पानी को रोकने के लिए बनाई गई थी। पहाड़ों के बहते हुए पानी को रोकने के लिए दीवार बना दी जाती थी और उसमें पानी को इकट्ठा कर लिया जाता था। जब एक दीवार में पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता तो बगल से निकाल करके फिर दूसरी दीवार खड़ी कर दी जाती थी। तो इस प्रकार से ये खड़ीन बनाई जाती थी। तो ये भी एक पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण का एक तरीका है। इसके बाद चौथा है नाड़ी। नाड़ी भी एक छोटा सा पोखरनुमा होता था जो पश्चिमी राजस्थान में बनाई जाती थी और ये गर्मियों के दिनों में पानी के काम आती थी। इसकी हर साल क्या है, गहराई की जाती थी क्योंकि पानी के साथ इसमें मिट्टी जमा हो जाती, इसलिए बाद के दिनों में बरसात से पहले इसकी सफाई होती और इसको गहरी करके फिर वर्षा के पानी को इसमें इकट्ठा किया जाता था और वर्षा के बाद के दिनों में नाली का पानी पीने के आदि के काम में आता था। और इसी प्रकार बेरी आदि होती थी जिनको पश्चिमी राजस्थान में छोटी कुएं भी कहते हैं, कुएं कहते हैं। बेरी भी जल संरक्षण का एक तरीका था और राजस्थान में उनके द्वारा भी जल की आपूर्ति होती थी। इसके अलावा राजस्थान में तालाब राजस्थान में प्राचीन काल से ही बनाए जाते रहे हैं। स्थानीय सेठ साहूकारों के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा और बंजारों के द्वारा तालाब बनवाए जाते रहे हैं और इन तालाबों के द्वारा भी जल की आपूर्ति होती थी। स्थानीय लोगों के लिए जल की आपूर्ति होती थी, जैसे कि पाली का हेमाबास तालाब है ना और जैसलमेर के गजरूप सागर गढ़ीसर तालाब आदि ये प्रमुख तालाब है और तालाबों का बहुत बड़ा उपयोग है। तालाबों से जल संरक्षण होता है, ज़मीन का जलस्तर ऊंचा उठता है, जल नहाने धोने के काम में, पशुओं को पिलाने में, कृषि के काम में जल आता है। तो ये जल तालाबों की उपयोगिता है ना। तो तालाबों के उपयोग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। यह है। तो इस प्रकार से राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में जल का संरक्षण किया जाता है, जोहड़ के माध्यम से, टाँकों के माध्यम से, खड़ीन के माध्यम से, नाड़ी के माध्यम से और तालाबों के माध्यम से। छत वर्षा संग्रहण। छत वर्षा संग्रहण क्या है कि छत के पानी को टाँकों में इकट्ठा करना छत संग्रहण विधि कहलाती है। छत संग्रहण विधि कहलाती है, तो उसको कहते हैं छत संग्रहण कहते हैं। और हमारे भारत के तमिलनाडु प्रांत में वर्षा के जल को संग्रहण करने के लिए छत संग्रहण विधि है, इसको पूरे राज्य में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। तो यह है छत जल संग्रहण विधि जो तमिलनाडु में इसको अनिवार्य कर दिया गया है वहाँ के नगर निगम के द्वारा। और इससे क्या होगा कि जल की आपूर्ति होती रहेगी। देखो एक बात और बता दूं मैं, जल नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण कहते हैं कि जल को दोबारा से हम
काम में लेने के लिए तैयार कर सकते हैं, जैसे कि इसको ज़मीन में रोक करके ज़मीन में जल स्तर बढ़ा सकते हैं, आदि काम भी कर सकते हैं, और जल को प्रदूषित होकर बचाया जा सकता है, ये काम हम कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, एक टॉपिक है, हमारे देश के मेघालय प्रांत में, मेघालय राज्य में, वहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है। तो मेघालय में क्या होता है कि झरनों के, पहाड़ों से जो झरने बहते हैं, उन झरनों के बहते हुए पानी को झरनों के बहते हुए पानी को दिशा परिवर्तित करने के लिए मेघालय में पहाड़ों के जो झरने होते हैं, उनके बहते पानी को बांस के पाइपों के द्वारा दिशा परिवर्तित करके उनके पानी को खेतों तक ले जाया जाता है। खेतों तक बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, खेतों तक ले जाया जाता है ना, खेतों तक ले जाया जाता है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के द्वारा खेतों तक ले जाया जाता है उस पानी को, और फिर खेतों में से सिंचाई होती है। इसी प्रकार से स्थानीय और जो राज्यों में गुल और कुल नामक माध्यम से भी जल का संरक्षण किया जाता है। तो आज मैंने इस अध्याय में आपको जल संरक्षण के तरीके, जल दुर्लभता के कारण, उनको दूर करने के उपाय, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के बारे में बताया, और हीराकुंड बांध और भाखड़ा नागल बांध आदि के बारे में बताया, तथा राजस्थान में जल संरक्षण के जो तरीके थे, जौहर, खड़ीन, टांका, तालाब आदि के बारे में मैंने आपको इसमें जानकारी दी। अब एक प्रश्न और है, उसके बारे में बता दूं, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध यह नर्मदा नदी पर है, और इस बांध में 4 राज्य हिस्सेदार है। एक तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 4 राज्य इसमें साझेदार है। इससे पेयजल की आपूर्ति होती है हमारे राजस्थान में। तो इस प्रकार से आज मैंने जल संसाधन के बारे में आपको जानकारी दी। आप इस वीडियो को बार बार देखें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। ये नया सिलेबस है एनसीईआरटी का, लेकिन मैंने बहुत सरल तरीके से आपको इसको समझाया है। आप वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें, समझें और लाइक करें। आज होमवर्क के लिए मैं कुछ 4-5 प्रश्न दे रहा हूँ, जिनको आप अपनी नोटबुक में करें। पहला प्रश्न है, भारत में जल दुर्लभता के कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 2, बड़े बांधों से क्या नुकसान है? नंबर 3, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान में वर्षा के जल संरक्षण की विधियां कौन कौन सी है?
नंबर 5, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने जो विषय वस्तु पढ़ाई है उसमें से 5 मुख्य प्रश्न हैं। वीडियो को अच्छी प्रकार से समझ करके फिर इन 5 प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में करें। धन्यवाद।